Hello बच्चों, let's read the question. Two blocks of masses m1 and m2 are connected with a massless unstretched spring and placed over a plank moving with an acceleration a as shown in the figure. The coefficient of friction between the blocks and the platform is mu. Here we have given a diagram with four options. A, spring will be stretched if A is greater than mu g. B, if spring will be compressed if A is less than and equal to mu g. C, spring will neither be compressed nor be stretched for A is less than and equal to mu g. And spring will be in natural length under all conditions. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be फ्रिक्शनल फोर्स. तो जब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, इट इज गिवन एज म्यू इंटू एन, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये हमें ध्यान रखना है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं m1 एंड m2, और यहाँ पे दोनों को एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया है और ये एक प्लैंक के ऊपर रखे हैं जो कि यहाँ पे ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. सो वी कैन राइट हियर फॉर m1 पे लगने वाले अगर फोर्सेस को हम कंसिडर करें तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g फोर्स काम करेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में n काम करेगा, और यहाँ पे क्योंकि हम प्लैंक के रिस्पेक्ट में अगर शूडो फोर्स की बात करेंगे तो प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो m1 है उस पे जो शूडो फोर्स होगा ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, दैट विल बी m1 इंटू ए. और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, सो हियर इट विल बी गिवन एज f. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर मास m2 पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे फोर्स लगेगा m2g, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा. सिमिलरली इस पे भी हमारे पास शूडो फोर्स m2a काम करेगा और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स f एक्ट करेगा. नाउ यहाँ पे हर एक कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमसे पहली कंडीशन में पूछा गया स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड इफ ए इज ग्रेटर देन म्यू जी. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी से ज़्यादा हो जाती है, उस केस में हमसे पूछा गया जो स्प्रिंग की कंडीशन होगी वो स्ट्रेच होगी या फिर नहीं होगी. नाउ यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो स्प्रिंग में हमें स्ट्रेच दिखेगा या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें कंप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ये हमारे पास तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि रिलेटिव मोशन यहाँ पे m1 और m2 के बीच में होगा. अगर m1 और m2 के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन ना होगा, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो स्प्रिंग है उसमें ना तो हमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा ना तो हमें यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमसे पूछा गया फर्स्ट कंडीशन a इज ग्रेटर देन म्यू जी. तो अगर हमारे पास a की वैल्यू म्यू जी से ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के लिए. यानी हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज़्यादा होगी, तो जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर m1 जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी a1 डैश, इसको मैं मान लेती हूँ. दिस विल बी गिवन एज m1a माइनस फ्रिक्शनल फोर्स f डिवाइडेड बाई m1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू म्यू इंटू जी के बराबर होगी एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद m1 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई m1. m1 से m1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा a माइनस म्यू जी. दिस विल बी फॉर मास m1. इसी तरीके से अगर हम m2 के लिए बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे a को ग्रेटर देन f माना इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे m2a माइनस फ्रिक्शनल फोर्स f डिवाइडेड बाय मास m2, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट विल m2a माइनस म्यू इंटू जी इंटू m2 डिवाइडेड बाय m2. तो m2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो वैल्यू बनेगी a माइनस म्यू जी. तो अगर हम ऑब्जर्व करें a1 डैश और a2 डैश दोनों के अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो रिलेटिव वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के आती है, यानी m1 और m2 में कोई भी मोशन नहीं होगा. इसलिए जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल कंडीशन में ही यहाँ पे रहने वाली है, इसमें ना तो कोई स्ट्रेच हमें देखने को मिलेगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड है स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड इफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू जी. तो जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू जी,
इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी से कम होती है तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स होगा ये कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे भी ये जो फोर्स है ये कम होगा फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे M1 और M2 रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे, और अगर यहाँ पे M1 और M2 रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे तो हमारे पास जो स्प्रिंग है ये अभी भी अपनी नेचुरल लेंथ की कंडीशन में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें मोशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इट विल रिमेन ऑन इट्स नेचुरल लेंथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रखा है, स्प्रिंग विल बी नीदर बी कंप्रेस्ड नॉर बी स्ट्रेस्ड फॉर ए इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एम जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को देखें, स्प्रिंग विल बी इन इट्स नेचुरल लेंथ अंडर ऑल कंडीशन, तो अगर हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है इट विल बी करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।